जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों के बाद आज फिर आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और इस बार के जो प्रश्न हैं हमारे वो संविधान से संबंधित है। संविधान का एक पहले भी वीडियो डाल दिया था, एक ये भी वीडियो है संविधान से संबंधित। इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ें और उनको लर्न कर लें, क्योंकि अब बहुत जल्दी आर्मी की वैकेंसी निकलने वाली हैं और 24 अप्रैल को आपका 99% कन्फर्म है कि आपका पेपर 24 अप्रैल को ही होगा। इसलिए पिछले पेपरों को भी एक बार आप ध्यान से रिवाइज कर लें, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास संविधान से संबंधित। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बहुत से बच्चे इस बात को मान लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसने प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां अस्थायी मेंशन नहीं किया, इसलिए इसका यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुत्वता किसमें निहित है या किसमें निवास करती है? संप्रभुत्वता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति किसमें निवास करती है? तो यह होगा आपका भारत की जनता में। भारत की संप्रभुत्वता किसमें निहित है? भारत की जनता में। संप्रभुत्वता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए। तो यहां आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। अच्छा, प्रस्तावना जो था वो दोस्तों संविधान का भाग नहीं था मूल रूप से, इसीलिए पहले ये था कि प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकते, लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन करना पड़ा और संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना को संविधान का एक अंग मान लिया गया और उसी आधार पर फिर इसमें तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसमें यह भी मेंशन कर दिया कि भविष्य में प्रस्तावना में अगर और भी संशोधन होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रस्तावना में ऐड ही किया जा सकता है, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च विधि। भारत की सर्वोच्च विधि जो है यह है आपका न्यायपालिका।
एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आता है कि सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो वो हो जाएगा आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी। इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ करके दिया है कि इसमें कर दिया भारत की सर्वोच्च विधि क्या है, सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च शक्ति, तो ये न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है और संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसका पालन करवाने का अधिकार न्यायपालिका का है। इसीलिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का प्रहरी का भी नाम दिया गया है कि संविधान का प्रहरी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान का रखवाला कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया। और वो एक बार भी जो हुआ वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखो, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। एक ये भी बन जाएगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी। तो चाहे संविधान की कुंजी कह दो, चाहे संविधान की आत्मा कह दो, चाहे प्रस्तावना कह दो, ये, और इसमें पहली बार संशोधन हुआ और आखिरी बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मीन्स ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक या संविधान का पिता या संविधान का शिल्पकार, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। संविधान का जनक, संविधान का पिता, संविधान का शिल्पकार, या संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? यानी प्रस्तावना में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनमें से इन शब्दों में से कौन सा नहीं है? तो यह है अहिंसा। देखो, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व की भावना है, यानी भाईचारे की भावना, लेकिन अहिंसा का प्रस्तावना में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान में भारत को क्या कहा गया? यानी संविधान जो है उसमें भारत को क्या नाम दिया गया? तो उसमें राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत बहुत सारे राज्यों का संघ है, इसका जिक्र हुआ। तो राज्यों का संघ, संविधान में भारत को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? यानी संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो अंतिम रूप से 284। हालांकि 289 थे इस दौरान, लेकिन जिस दिन अंतिम रूप दिया गया, हस्ताक्षर करने की बात आई, उस दिन 5 लोग एब्सेंट हो गए। इसीलिए हस्ताक्षर करते समय 284 सदस्य मौजूद रहे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट।
ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में जो शासन संभालता था वो गवर्नर जनरल था। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आज आपसे पूछ लिया कि भाई राज्यपाल, अगर इसी तरीके का मैं क्वेश्चन आपको दूसरा बताऊं तो आपको पूछ लिया कि राज्यपाल भारत के किसी राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्यों का शासन संभालता है। ऐसे ही अंग्रेजी शासन काल में गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन संभालता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, निम्न में से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष की बात तो मैंने पहले ही बता दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में पूरा संविधान बन करके तैयार हुआ। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जैसे 9 दिसंबर 1946 को संविधान की अस्थायी बैठक हुई और उस अस्थायी बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसने डाला? सर्वाधिक प्रभाव का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि संविधान बनाते समय बहुत सारी चीजें जो है विदेशों से ली गई, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये ऐसे वो थे जो अमेरिका से लिए गए, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। उसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट एक ही लाइन में पूछ ले कि भारत के संविधान का सर्वाधिक बड़ा स्रोत या सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और इसका लगभग 80% भाग हमारे वर्तमान संविधान में है। तो ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भारत की जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब हुआ अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ हुआ अधिकार पत्र, यानी संविधान में आम आदमी को जो उनके अधिकार मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? तो इसमें ये वाला राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। और भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। मूल अधिकार, और मूल अधिकारों को क्या कहा गया? भारत की जनता का मैग्ना कार्टा। भाग 4, इसमें आप क्या आ जाएंगे? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, और इसमें आ जाएंगे आपके भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। देखो सारी चीजें हो गई, कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3। भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो मूल अधिकारों का। मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। क्लियर? भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऐसे ही आपका भाग 4 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश, और ये 1956 में भाषाई आधार पर
बनने वाला देश का पहला राज्य था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1956 में। किसके तहत बना? राज्य अधिनियम 1953 के तहत। तो 1953 में अधिनियम बना, 1956 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया? तो ये हो गया दोस्तों जुलाई 1947 में। यानी ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन में कब पारित किया? 1947, और ये महीना था जुलाई का। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो शब्द लिखा गया है, जैसे 3 शब्द लिखे गए हैं, अखंडता और आपका समाजवाद और आपका धर्म निरपेक्ष, तो उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसका संबंध किससे है? तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी संविधान में किसी भी धर्म को प्रायोरिटी में नहीं रखा है। धर्म चाहे कितना भी बड़ा है, चाहे कितना भी छोटा है, संविधान में सबको समान दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने धर्म का उपासना और पूजा पाठ और धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय का चुनाव हुआ? कौन सा भारतीय था जिसको पहली बार ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। इससे संबंधित ऐसा ही एक प्रश्न काफी बार हमको कंफ्यूज कर देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुड़ गया तो फिर अनुच्छेद 32 आ जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर सीधा सीधा सा आपके पास में प्रश्न दिया गया कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो उसका ये राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो इसमें यह आ जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935, यह सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल का प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ था? अर्थात जब हम आजाद हुए तो आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो, प्रधानमंत्री था क्लीमेट एटली और पार्टी थी लेबर पार्टी। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्लीमेट एटली। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कि जब भारत आजाद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्योंकि 1885 में हुई, 28 अगस्त 1885 को बंबई में। हर साल उनका अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। विपरीत परिस्थितियों में कुछ अपवाद स्वरूप कभी कभी नहीं हुआ, लेकिन बात आएगी आजादी की कि भाई आजादी के समय जो है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। ये देखो, ये 1929 के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चल अगला क्वेश्चन, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ?
यानी भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 गणतंत्र। देखो संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार, लेकिन आंशिक रूप से इसको 26 नवंबर 1949 को शुरू कर दिया, यानी लगभग 15-16 अनुच्छेद के आसपास जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, लेकिन पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को, और जिस दिन पूर्ण संविधान लागू हुआ उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, भारत को क्यों गणतंत्र कहा जाता है? तो गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि अब राष्ट्रपति यानी देश के राजा का चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा। गण का मतलब है राज्य और तंत्र का मतलब है शासन, और देश जो बना हुआ है वो राज्यों का संघ है जिसका हेड जो है राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसलिए भारत को गणतंत्र घोषित किया गया जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा या पढ़ोगे तो ये एग्जाम में आता ही आता है। किसी न किसी आर्मी के कहीं सा भी कोई भी पेपर होगा, किसी न किसी में ये क्वेश्चन आपको पहुंच ही जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ। तो पहला ऑप्शन है भारतवर्ष, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो देखो इसमें भारतवर्ष, सेकंड भारत, थर्ड इंडिया, फोर्थ हिंदुस्तान, तो इसमें ये वाले राइट हो जाएंगे, 2 और 3 बिल्कुल। इसको मैं बेहतर तरीके से यहां मेंशन कर देता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को इंडिया अर्थात भारत ये एक साथ दिया हुआ है, तो इंडिया उसी को मेंशन कर दिया, इंडिया दैट मींस भारत। तो प्रस्तावना में ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, और इंडिया और भारत ये वाला। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संबंध में प्राय क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान के बारे में एक धारणा यह है कि इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा वकील जो हैं वो हिंदुस्तान में ही, इसीलिए कुछ बुद्धिमान लोगों ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को मिलाकर के किस भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया? 1962। ये आप राइट कर लेना, 1961 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और 1961 में गोवा को जो है पुर्तगालियों से मुक्त करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो यहां वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में तो 6 ही हैं, जबकि अगर यहां पूछ लिया जाता कि भारत के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मूल संविधान में कितनी संख्या थी? मूल संविधान, अगर मूल संविधान की बात आती तो 7 हो जाते, वर्तमान संविधान की बात है इसलिए 6 है। और आप जानते हो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से पृथक कर दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकारों की संख्या आज की तारीख में कितनी है? 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? यानी किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। अब देखो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सब समान है और उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि जन्म, लिंग, वर्ण, नस्ल, निवास स्थान के आधार पर सब समान है। ये किसमें? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है?
अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ये अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता कि व्यक्ति देश में कहीं भी घूम फिर सकता है, सभा को संबोधित कर सकता है, बिना हथियार कहीं भी निवास स्थान बना सकता है, और उसको बोलने की स्वतंत्रता है, और उसको अपना व्यवसाय की स्वतंत्रता है। तो ये हो गया 19 में। अब बात आई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो यह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को सम्मानजनक जिंदगी जीने की और घूमने फिरने की आजादी है। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिषिद्ध किया गया है? बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाना। तो देखो अनुच्छेद 22 जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायिक संरक्षण मिलेगा जब तक शक यकीन में नहीं बदल जाता है। अनुच्छेद 23 जो है उसमें बलात् श्रम का प्रावधान है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है ये आपका शोषण वो हो जाएगा शिक्षा और साहित्य का, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, तो वो है अनुच्छेद 31। तो बलात् श्रम अनुच्छेद 23 ये राइट है। और इसी से संबंधित एक और आ जाएगा अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर प्रतिबंध। क्लियर? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 23 वाला। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो रूस से। मौलिक अधिकारों की बात होगी तो अमेरिका से। राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो ये राज्यपाल का पद, राज्यपाल पद की बात होगी तो कनाडा से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद संविधान के भाग में अंत स्थापित किया गया? तो ये हो गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11। यह भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11। या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस भाग में है? भाग 4 के। या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के। नेक्स्ट, संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व, ये हो गया नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। इन तीनों को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब इसको कानून का दर्जा दे दिया गया है। किसका? कानून का। और इसका प्रावधान अब अनुच्छेद 300 क में है। अगर आपसे पूछें कि भाई संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से पृथक करके उनको कानून का दर्जा दे दिया गया है, अब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क। या संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से पृथक कब कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट, आपातकाल में मूल अधिकार। तो आपातकाल में मूल अधिकार, पहला ऑप्शन निलंबित किए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन निलंबित नहीं किए जा सकते, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो जब भी आपातकाल लागू होता है, आपातकाल का मतलब हुआ राष्ट्रपति शासन। आपातकाल का मतलब हुआ राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जब पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है
तो सारे के सारे मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, इन दोनों अनुच्छेदों को। बाकी इसके अलावा मूल अधिकार में जितने भी अनुच्छेद हैं सबको निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न में से किसके लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके लिए हैं? तो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। और आप इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सभी व्यक्तियों की बजाय इसको केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है, सॉरी, कर्तव्य की बात हुई है, तो मौलिक कर्तव्य ये सभी व्यक्तियों के लिए, इसका यही आंसर होगा, सभी व्यक्ति। चल नेक्स्ट, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी और व्यक्ति का सम्मान। तो इसमें प्रकाशन, प्रसारण और प्रेस की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह हुआ कि उपरोक्त सभी आंसर ठीक हो गए। वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी सबको है। अब चाहे वो प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखे, चाहे मौखिक रूप से अपनी बात रखे, चाहे चलचित्र के द्वारा अपनी बात रखे, चाहे लिखित में अपनी बात रखे, तो इसमें सारे ही हैं और इसका यही राइट आंसर होगा। खैर, नेक्स्ट, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता, तो देखो समान मूल रूप से 6 मूल अधिकार है। पहला है समानता का, तो समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18, इसमें 5 अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 31 जो है ये खत्म हो गया है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार का प्रावधान था और संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल अधिकार है ही नहीं, तो अनुच्छेद 31 खत्म। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य जो है किसी के साथ कोई गठबंधन या किसी प्रकार की कोई संधि नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला केंद्र सरकार का है। अनुच्छेद 49 में आपका देश हित में राज्यों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार का प्रावधान है, तो इसमें यह वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य का जिक्र करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। इसमें ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने का पात्र तभी ही होगा जब, देखो राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या हैं? पहली तो यह है कि भारत का मूल नागरिक होगा, कम से कम 35 वर्ष की आयु होगी, तो ये वाली शर्त इसमें आ गई। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। तो 41वां प्रश्न जो है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की पात्रता जब ही रखेगा जब वो भारत का मूल निवासी हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसके अलावा 15,000 रुपए की राशि जमानत की जमा कराता हो, और इसके अलावा 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक
प्रस्तावक और अनुमोदक बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, तो आप इनको आसान भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हो कि 50 सदस्य गारंटर और 50 सदस्य सपोर्टर, तो 50-50 हो गए। इसके अलावा न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी शर्तें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन होने की पात्रता के हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अंतिम निर्णय कौन करेगा या इसका निर्धारण कौन करेगा? तो संविधान में इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दे रखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही उसका आखिरी निर्धारण या निर्णय करता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कब हटाया जाएगा? जब वो कानून का उल्लंघन करेगा तब ही हटाया जाता है, वरना उसको पद से हटाने की और कोई वजह नहीं होती है। और हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? महाभियोग। और महाभियोग का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 61 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सवाल यह उठता है, यदि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभा लेगा। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? उपराष्ट्रपति। यहां दोनों ही चीजें मेंशन कर दी है कि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है। अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसमें यह आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये तीनों ही अनुपस्थित है, तब राष्ट्रपति पद की भागीदारी कौन निभाएगा? तो इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सीनियर न्यायाधीश होगा वो निभाएगा। दैट मीन्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर तीनों ही अनुपस्थित हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाएगा। तो इसको आप बड़े ध्यान से याद करें और बार बार पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है तो उसको माफ करने का अधिकार किसे है? तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। अगर व्यक्ति को, देखो ये राष्ट्रपति तो ठीक है लेकिन राज्यपाल ठीक नहीं है, क्योंकि मामला किसका है? मृत्युदंड का। अगर व्यक्ति को सजा सुनाई गई है या आजीवन कारावास की सजा दी गई है, आजीवन कारावास, तो उसको माफ करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। तब तो ये ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है या कोई सजा सुना दी गई है तो उसको माफ करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। तो ये इसको आप गौर से पढ़ें, क्योंकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करवा सकता है जबकि सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहती है? तो मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहती है? अब देखो,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद पद पर रहती है। कभी ऐसे भी पूछ लिया कि भाई प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति 5 साल का, तो इसका भी 5 साल का। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पूछा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से। अब दोनों तरह के क्वेश्चन बन गए, तो यहां पूछा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो व्यक्तिगत रूप का नाम आया, तो ये राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा, क्योंकि आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भी मंत्री को नरेंद्र मोदी अगर हटाना चाहता है तो वो ये कहेगा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, और मोदी के मंत्रिमंडल से अगर कोई मंत्री निकल करके राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है, तो उस मंत्रिपरिषद में व्यक्तिगत रूप से वही व्यक्ति बाहर जाएगा जिसने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया है। तो इसका ये राइट आंसर। अब क्वेश्चन दिया है कि सामूहिक रूप से, तो फिर सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति। आज अगर प्रधानमंत्री ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देकर के ये कह देता है कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो लोकसभा भंग होने का मतलब है पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद अपने आप भंग होना। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, बोले तो अटॉर्नी जनरल। ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता। लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार सिर्फ इसको है, जबकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है तब भी। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल 1 सदस्य। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है अभी आपका अपडेट हो गया है, उसमें बदलाव हो गया है। जैसे कल तक हम ये पढ़ते थे कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये हम पढ़ते थे पहले, तो उसमें राइट आंसर क्या होता था? 2। लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था, वो 102(4) संविधान संशोधन के तहत अब समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत नहीं करेगा, संविधान संशोधन अधिनियम 104 के तहत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हुए और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।